Good morning, students. So, we were discussing on the विजयनगर एम्पायर in our last class. चैप्टर हमारा वहीं एंड हो गया था, फिनिश कर दिया था हमने चैप्टर को विजयनगर एम्पायर पे। तो हमने देखा कि हमारी फर्स्ट बुक से 2 चैप्टर हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सेकेंड वाला चैप्टर वो कंप्लीट हो गए और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा उससे कंप्लीट हो गया था। सेकंड बुक से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। एक तो थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर, जिसके अंदर हमने इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर और अल-बिरूनी को हमने पढ़ा था। सेकंड बुक से हमारा 3rd चैप्टर हुआ था। सेकंड हमने रखा था कि नेक्स्ट कभी स्कूल के अंदर मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया, विजयनगर एम्पायर, जिसके अंदर कृष्णदेवराय, उनका वाटर का जो रिजर्वायर होता है, वाटर रिजर्वेशन का, उनके आर्किटेक्चरल टेक्निक्स हमने, गोपुरम, मंडप, ये सब हमने उसके अंदर खूब सारे टेम्पल्स पढ़े थे, उनकी राक्षस तंगड़ी वोट, तालीकोटा वोट, ये सब हमने इसमें डिस्कशन कर लिया था 3rd चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने दोनों बुक से 2 चैप्टर्स ले लिया। अब हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो हमारे 2 चैप्टर नेक्स्ट वाले होंगे वो होंगे हमारे 3rd बुक से। वो दोनों चैप्टर बहुत ईजी होंगे। विद इन 10 और 12 डेज में हम 10 और 12 क्लास के अंदर हम उन दोनों चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो हम देखो, पहला एक चैप्टर हमने लिया 13 चैप्टर, अपनी जो 3rd बुक है उसका 4th चैप्टर है, और सारे चैप्टर मिला के जो 13 चैप्टर अपनी बुक का है वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। नए वाले सिलेबस में चेंज हो सकता है, बुक के अंदर नाम दूसरा होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको इसी नाम से बुक सिलेबस में यही नाम मिलेगा, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कशन क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। पहला तो आप सबको मालूम है, हु वॉज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे, ये हमने बचपन से पढ़ा है। हमने खूब सारे उनके जो बर्थडे जो आता है उस दिन हमने खूब सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं। उनका 2 अक्टूबर को बर्थडे आता है, हम उनको मनाते हैं, उनका जन्मदिन, जयंती जो आती है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो महात्मा गांधी कौन थे, खूब सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो हम लोगों को हमने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन अब हमको मालूम पड़ेगी। इसमें महात्मा गांधी के खूब सारे एस्पेक्ट्स, उनकी थिंकिंग कैसी थी, वो कैसे उठते बैठते थे, उनका बर्थ प्लेस कैसा था, उनका काम करने का तरीका कैसा था, उनका सोचने का, सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड देखिए, महात्मा गांधी कौन थे हमारे हो गए। सेकंड, हाउ डिड ही प्लेड ए रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम कहते हैं INM। क्या कहते हैं? INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ? 1885। याद रखना, 1885 जब कांग्रेस बना है। कांग्रेस कब बनी थी याद रखिएगा, 1885 में कांग्रेस बना है। इसका आता है 24 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर कांग्रेस बनाई गई थी 24 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। कांग्रेस बना था, और कांग्रेस बनी 1885 में, और कांग्रेस बनने के बाद से लेकर 1947 टिल वी गॉट फ्रीडम, दिस एरा इज कॉल्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी में बोले तो इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी को। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी का क्या रोल था। अब याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का इतना बड़ा रोल था कि एक पूरा का पूरा एरा, कम से कम 40 साल, हाउ मेनी ईयर्स, 40 ईयर्स ऑफ द टोटल एरा इज़ नॉन एज गांधीयन एरा। उसको गांधी एरा के नाम से जाना जाता है कि 40 साल गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के एरा पर राज किया था। उनका इतना तगड़ा इसके अंदर रोल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। वॉट वर इज़ परसेप्शन अबाउट सोसाइटी, उन्होंने सोसाइटी को कैसे देखते थे, वो सोसाइटी को कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ऐड कर सकते थे, उनको इंटीग्रेट कर सकते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, बड़े बड़े लोगों के बीच में छोटे छोटे लोगों को भर सकते थे, वो सब उनका परसेप्शन, सोसाइटी को कैसे देखते थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। हाउ ही एनकरेज्ड द वुमन टू टेक पार्ट इन दिस नेशनल मूवमेंट। अब क्या किया उन्होंने, अब महात्मा गांधी की थिंकिंग थी कि नॉट ओनली द रिच पर्सन but also the poor and the women should also participate in the Indian national movement। यानी कि केवल और केवल बड़े बड़े घरानों के बहुत बुद्धिमानी लोग ही नहीं जाएंगे। जैसे कि बड़े बड़े जो लोग होते थे, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी,
गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब बड़े बड़े लेवल के लोग, इनका सबका थिंकिंग और इनका जो लेवल था बहुत ऊंचा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, यानी 90% जनसंख्या ऐसी थी जिनको लोग नहीं जानते थे। अब वो 90% कितना, हाउ मेनी ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे जोड़, अब उनको भी जोड़ दिया तो कौन कौन से, केवल ऐसा नहीं कि ओनली द मेन, केवल आदमी नहीं जुड़ेंगे, बट ऑल्सो द वुमेन शुड टेक पार्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर किसको भी जोड़ना है, वुमेन को। तो उन्होंने अपने जो मूवमेंट होते थे उन्होंने उसके अंदर वुमेन को भी बहुत इनक्रेज किया कि आप लोग आइए इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करिए, अगर आप जुड़ेगी तो और हमको और पावर मिलेगा, हम इनक्रेज होंगे, हमको और बहुत ज़्यादा बल मिलेगा कि हम लोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, हिज फेमस नेशन वाइड मूवमेंट्स। अब देखना कि उन्होंने जब वो इंडिया में पहुँचे, बिफोर ही केम इन टू इंडिया, ही वॉज डूइंग हिज बिफोर ही केम टू इंडिया ही वॉज डूइंग हिज वर्क इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर वो काम कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने भी सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने नॉन कॉपरेशन, सब कुछ साउथ अफ्रीका में चलाया था। क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर भी कुछ ऐसे काम होते वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया के अंदर जब वो आ गए तो उन्होंने खूब सारे अलग अलग स्टेप के ऊपर खूब सारे चलाए, जैसे कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन चला दिया, सिविल डिसोबीडेंट चला दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया, कुछ अहमदाबाद के अंदर भी किया, खेड़ा के अंदर किया, चंपारण में किया, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे बड़े, इतने सारे उन्होंने मूवमेंट चलाए। लाइफ टाइम उन्होंने मूवमेंट चलाए, जब तक वो जिए तब तक वो मूवमेंट ही चला ही रहे थे। मरते टाइम भी जब वो क्या थे, अनशन से लौट रहे थे, ही वॉज ऑन ए फूड स्ट्राइक एंड ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द संसद, और उनको जब गोली मारी थी वो वाला, तो लास्ट टाइम तक उन्होंने क्या किया, अपना मूवमेंट चला रखा था। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे, और भी खूब सारी चीज़ें आएंगी उनको हम डिसाइड करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी, पहला टॉपिक है था अपना, हु वॉज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे, सबको मालूम है, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज द हिज फुल नेम। ठीक है, महात्मा गांधी इज़ ए वेल नोन कैरेक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, सबको मालूम है, एक बहुत बड़े कैरेक्टर हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर नामक जगह पे उनका बर्थ हुआ था, याद रखना। और वो इंग्लैंड गए थे अपना बैरिस्टर, जो लॉ का जो पढ़ाई होता है उसको पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड में गए थे। He went to South Africa for some judicial matters. India, he returned to India in 1915. अब क्या हुआ कि 1893 को वो कुछ काम से, कुछ केस या उनको, क्योंकि लॉयर थे तो कुछ काम से कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ से वापस कब लौटे थे, 1950, और उन्होंने इंडिया में आके वापस अपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। ही लीड्स मैनी मूवमेंट्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत सारे मूवमेंट चलाए। उनमें फेमस कौन से थे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, खिलाफत, क्विट इंडिया मूवमेंट। और छोटे छोटे में अहमदाबाद आ जाएगा, खेड़ा, दोनों गुजरात में है, एक बिहार के अंदर चंपारण है, चंपा वाला चंपारण। ठीक है, और फिर इसके आगे उन्होंने क्या किया, और ही डाइड और किल्ड इन 1948 में उनको गोली मार कर दिया। और ही वाज नोन एज फादर ऑफ नेशन। उनको क्या बोला है, फादर ऑफ नेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ नेशन। उनको फादर ऑफ नेशन किसने बोला था, तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने उनको बोला था फादर ऑफ नेशन। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला था, महात्मा। महात्मा की उपाधि किसने दी, हु गिव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फादर ऑफ नेशन किसने बोला था, याद रखिएगा, सॉरी
फादर ऑफ नेशन उनको किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया बिफोर गांधी। अब क्या हुआ कि गांधी, हमको सबको मालूम है कि गांधी कब लौटे इंडिया में? 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, और 1950 में लौटे थे। तो महात्मा गांधी तो इतने उस समय इसके अंदर जुड़े हुए नहीं थे, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में उस समय उनका इतना बड़ा रोल नहीं था इसमें। लेकिन उसके पहले भी खूब सारे इंसिडेंट और कुछ घटनाएं इंडिया के अंदर हुई थी जिन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब वो मेन घटनाएं कौन सी थी, वो क्या चीज़ें थी जिसके बारे में हमको मालूम पड़ता है? वो मेन थी, सबसे पहले क्या हुआ 1857 के अंदर क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन हुआ था। 1857 का रिवॉल्यूशन हम एक चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे, आपके पीछे आए निकलेगा शायद, 10th चैप्टर है उसके अंदर, नहीं 10th नहीं, इट इज़ मे बी, हाँ शायद 10th चैप्टर अपना 1857 का रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है। फिर आए 1885 के अंदर, मैंने बताया कि क्या बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को INC लिखते हैं, याद रखें, कहीं पे भी INC आ जाए बुक्स के अंदर तो INC का मीनिंग क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनती है 1885 के अंदर, तो 1885 से लेकर 1915 जब तक गांधी लौटते हैं तब तक क्या हुआ? दो एक काल से 2 डिवीज़न हो जाता है टाइम का। तो स्टूडेंट क्या मालूम है हमको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी हमारी 1885 में। 1885 के बाद क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 2 पार्ट हो गए, 2 अलग अलग पार्ट ने अलग अलग टाइम पे उसमें अपना लीडिंग किया। तो पहला जो पार्ट था उसको बोलते हैं मॉडरेट्स। क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स, इसके अंदर लिखा है। दूसरा पार्ट उसको बोलते हैं रेडिकल्स। मॉडरेट्स यानी क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, यानी उसको इक्विलिब्रियम में लाते हैं। उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मॉडरेट्स होते हैं। और रेडिकल्स होते हैं या तो उसको तेज़ करेंगे या कम करेंगे। तो रेडिकल्स हमेशा क्या करते थे? उसको तेज़ करते थे, यानी रेडिकल्स यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आग टाइप का होता, तो वो उसको हमेशा बढ़ाते थे। तो मॉडरेट्स, द ग्रुप ऑफ लीडर्स हु अप्रोच टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मूड, दे डिड नॉट demands full government rule. They used to demand like food, some place in Viceroy Council, and in this group the famous character were Gopal Krishna Gokhale, M.G. Ranade, Dada Bhai Naoroji. This group was also known as नरम दल। अब हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा 2 ग्रुप चलते हैं, गरम दल और नरम दल। गरम और नरम, गरम यानी कि रेडिकल्स और नरम यानी मॉडरेट। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडरेट्स को। तो मॉडरेट्स क्या काम करते थे? जिसको नरम बोला मॉडरेट्स, वो क्या करते? कॉन्स्टिट्यूशनली डिमांड करते। ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के जाके सीधा उनके थप्पड़ वप्पड़ मार दी, बम फेंक दिए, ऐसा काम वो नहीं करते थे। वो क्या करते थे? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली जाके एकदम अपना एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अर्जी लगाएंगे और अर्जी को जाके उनके सामने रखते थे कि साहब हमारा ऐसा ऐसा काम है और हमको ये जगह चाहिए, हमको आपकी काउंसिल में जगह चाहिए, हमको खाना पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको मेडिकल सर्विसेज चाहिए। सब वो कॉन्स्टिट्यूशनली मांगते थे। ऐसा नहीं वहाँ पे जाके बम फेंक रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो नहीं। तो मॉडरेट्स हमेशा क्या करते? कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी डिमांड रखते थे। ठीक है, इसके जो फेमस जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, M.G. रानाडे, दादा भाई नारोजी। 3-4 नाम फेमस है, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे और दादा भाई नारोजी। ये सब नाम आपने पहले पढ़े होंगे। इसलिए इनको क्या बोला? नरम, यानी बिल्कुल नरम तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जाके उनसे बात करते थे, कोई धामा मस्ती नहीं करते थे। लेकिन दूसरा ग्रुप कौन सा है? रेडिकल्स। रेडिकल्स नाम से ही मालूम पड़ता है कि बिल्कुल अटैकिंग मूड में आते हैं।
अटैकिंग मूड वाले लोग हैं। तो रेडिकल्स द ग्रुप ऑफ लीडर्स हु फॉट विथ अटैकिंग मूड, दे ऑलवेज डिमांडेड पूर्ण स्वराज्य। दे स्टार्टेड ए स्वदेशी मूवमेंट, दिस ग्रुप वाज ऑल्सो नोन एज गरम दल, और इसके फेमस लीडर थे लाल, बाल, पाल, और ये 3 नाम थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाल, बाल, पाल, या लाल, बाल, पाल की फुल फॉर्म होती है लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल, इन तीनों का क्या होता था? कंजक्शन था। अब हम पढ़ते हैं रेडिकल्स थे क्या। रेडिकल्स क्या काम करते थे? किसी भी चीज़ को लेना है तो बिल्कुल वो पहले वायलेंस के साथ लो चाहे नॉन वायलेंस के साथ लो, उनको लेना है तो लेना है। अब वो लोग क्या करते थे, किसी पर भी अटैक कर सकते थे, वो दुकानें की दुकानें जला देते थे। बड़े बड़े उनके जो लीडर्स थे, वाइस राय के जो कमांडर्स होते थे आर्मी के, उनकी पुलिस के जो रेजिडेंट होते थे, सुपरिटेंडेंट होते थे, सबको उनको क्या करते थे? मार देते थे। मारना, झगड़ना, आग लगा देना, लूट करना, लूट मार करना, बम फेंक देना, ये सब काम किसके होते थे? रेडिकल्स के। इसलिए इनका नाम क्या? रेडिकल्स। अब रेडिकल्स अटैकिंग मूड में काम करते थे और उन्होंने डिमांड किसका किया था? पूर्ण स्वराज्य का। पूर्ण स्वराज्य का मतलब होता है, पूर्ण मतलब होल, और स्वराज्य का मतलब गवर्निंग, यानी खुद का गवर्निंग चाहते थे वो, किसी और का गवर्नर या और की गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, खुद की गवर्नमेंट का उन्होंने डिमांड किया था। याद रखिए, फर्स्ट गवर्नमेंट का डिमांड, पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ था 1905 में। कहाँ पर हुआ था? 1905 सूरत का अधिवेशन करके हुआ था। 1905 सूरत जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, एक साल में हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता था, तो सूरत कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था। तो रेडिकल्स जो है गरम दल, गरम बोला इनको, यानी बिल्कुल गरम तरीके से लड़ने, उबलते हुए खून से लड़ने अपना डिमांड रखते थे। तो गरम दल वालों का क्या था? पूर्ण स्वराज का डिमांड, जो उनको चाहिए वो लेना। उन्होंने दूसरी डिमांड भी करते थे काउंसिल के अंदर, और अलग अलग उनके एक्ट्स होते थे, अलग अलग डिमांड्स, बट वो डिमांड्स को पूरी करवाना जानते थे कैसे? बाय द अटैकिंग मूड। और नरम दल और या मॉडरेट्स क्या करते थे? बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मूड। ठीक है, तो इसके फेमस 3 कैरेक्टर हैं, लाल, बाल, पाल। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने विपिन चंद्र पाल। तो दिनेश सर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। अब क्या हुआ? गांधी से पहले का एरा हो गया, उस टाइम चल रहा था। अब गांधी ने उसी एरा के अंदर, जब मॉडरेट्स और रेडिकल्स का एरा चल रहा था, गांधी ने क्या किया? यहाँ से बैरिस्टर थे, वकील थे, तो उनका केस आया साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक बिजनेसमैन का केस था, तो उस केस को लड़ने के लिए वो कहाँ पहुँचे थे? साउथ अफ्रीका गए थे 1893। अब 1893 में पहुँच तो गए, उन्होंने केस जीत लिया, लेकिन उनको वहाँ क्या फील हुआ? ही फाउंड रेसिज्म। What did he found? He found racism against Indians. There then he decided to stay there and will fought for rights for Indian. उनको इंडिया के लोग हल्के से काले हैं, और साउथ अफ्रीका के अंदर रूलिंग कौन कर रहे थे? ब्रिटेन ने जैसी कॉलोनी अपनी इंडिया में बनाई थी, कॉलोनीज़, यानी उन्होंने अपना रूलिंग इंडिया में जमाया था, वैसा उसने साउथ अफ्रीका में भी जमाया था। तो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता? ब्लैक एंड वाइट का उन्होंने सिस्टम कर रखा था। ब्लैक एंड, इंडिया में भी ये था ब्लैक एंड और वाइट का, वहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट रूलिंग होता है, यानी ब्लैक लोगों को नीचा का समझा जाएगा, गोरे लोग अच्छे ऊपर के लोग, तो वाइट लोगों को उनका स्पेशल कन्विंसन, उनको कन्विंस मिलता था, वो लोग अच्छे, उनका ट्रेवलिंग में भी अच्छा मिल सकते थे उन लोगों को, और उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता था। तो सब कुछ उनको अच्छा मिलता था। उनको अलग अलग शॉपिंग मॉल्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर, उनके क्लब्स के अंदर परमिशन होता था। कुछ फिक्स एरियाज़ के अंदर काले लोग नहीं जा सकते थे, इंडियंस, या उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास के अंदर उनको बैठने नहीं दिया जाता था। खूब सारे इंडिया वालों के, इंडियंस या काले लोगों पर क्या थे? रेस्ट्रिक्शन थे, प्रोहिबिशन थे। और वहीं उल्टी तरफ देखा जाए तो उनके ऊपर क्या थे? उनको बहुत सारी छूट मिली हुई थी। तो ब्लैक एंड वाइट का, और जब रेसिज्म गांधी ने देखा 1893 साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब यहीं रुकूंगा, आई विल स्टे हियर एंड आई विल फाइट फॉर द इंडियंस और द ब्लैक पीपल। उन्होंने काले लोगों के लड़ने के लिए वहाँ पर रुके, और वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू। अब उन्होंने काम चालू किया था, वो सोचेंगे यार काम लड़ाई कैसे, पत्थर फेंकेंगे, गोलियाँ चलाएँगे, माथा फोड़ी करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने अपना जो मेन वेपन था,
अब क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द मेन वेपन ऑफ महात्मा गांधी। अब हम पढ़ रहे महात्मा गांधी को, तो आपको 10th क्लास तक ये नहीं बताया गया होगा कि महात्मा गांधी का मेन वेपन था क्या था, और बता भी दिया गया होता तो उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि महात्मा गांधी को अपना ये वेपन, कौन सा वेपन था उनका, सत्याग्रह, यानी सत्य के साथ मना करना कि नहीं काम करूँगा। क्या करना है, खड़े होकर मना कर देना कि मैं ये काम नहीं करूँगा, आई वॉन्ट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगा, साफ मना करना खड़ा होकर। ये जो सत्य के साथ आग्रह वाला मनाही था वो उन्होंने कहाँ से सीखा था, साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी गोट हिज वेपन सत्याग्रह, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और वो साउथ अफ्रीका में रहे और उन्होंने 1915 तक उन्होंने वहाँ पर खूब सारी लड़ाई लड़ी और साउथ अफ्रीका के लोगों को राइट्स दिलवाए, उनको वहाँ पे खूब सारे अधिकार दिलवाए, उनको वोटिंग का, उनको रहने करने का, उनको वोट डालने का, उनको अपना नेसेसिटीज़ पूरा करने का, फूड सप्लाईज लेने का, सब कुछ उनको क्या मिले, उनको राइट्स उनको मिल गए। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उनका नाम किधर हो गया, इंडिया में नाम हो गया। इंडिया में लोग जानने लगे क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी इज़ ए फेमस पर्सन हु डिड हिज बेस्ट इन द साउथ अफ्रीका, तो लोग उनको जानने लगे। तो वो जानने लगे तो जब उनको लगा कि अब साउथ अफ्रीका में काम हो गया और उनको लगा कि इंडिया में अब ज़रूरत है लोगों को, इंडिया की हालत ख़राब हो रही है, तो वो क्या करें, इंडिया लौट गए। अब इंडिया का बाय 1950 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया, कब लौटे, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 1915। कहाँ से लौटे, साउथ अफ्रीका में। गए कब थे, 1893। तो साउथ अफ्रीका का एरा कौन सा हो गया, 1893 से 1950 तक। याद रखिए जनवरी में महात्मा गांधी इंडिया में लौटे थे। अब क्या हुआ, इंडिया में लौट तो गए, अब उनके एक अब सत्याग्रह हमने पढ़ लिया, इंडिया गए, महात्मा गांधी इंडिया में लौट गए साउथ अफ्रीका से, उन्होंने वहाँ पर सब कुछ कर लिया। तो उनका जो सत्याग्रह, फूड स्ट्राइक, आमरण अनशन, नॉन सिविल डिसोबीडिएंट, नॉन कॉपरेशन, ये सब वहीं से वो सीख के लाए थे, अपना गठरी भर के लाए थे। ये सारा मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसको इंडिया में मैं अप्लाई करूँगा और इंडिया वालों को आज़ादी दिलाऊँगा। अब वो इंडिया में पहुँचते क्या होता है, गांधी इन इंडिया। अब गांधी इंडिया में पहुंच गए हैं, तो गांधी इंडिया में आते ही पहले ऐसा नहीं कि सीधा मैदान में आते ही उन्होंने 6-4 लगाना स्टार्ट कर दिया, बैटिंग चल रहा, बिल्कुल पावर प्ले में उतरे, नहीं उतरे। इंडिया में उतरे उन्होंने 1 साल तक इंडिया के मैच को, पहले क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाला क्या करता है, पहले पिच को देखता है कि पिच कैसा है, यहाँ पर छोटा पिच है, बड़ा पिच है, कैसा। उन्होंने क्या किया, इंडिया में पहुँचे। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमेशा, बहुत बड़े बड़े एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि मोहनदास, तुम अगर इंडिया में आए हो, पहले इंडिया का सिचुएशन को तो समझो कि इंडिया का सिचुएशन कह क्या रहा है। क्या कहा उन्होंने कि इंडिया का सिचुएशन को समझो, इंडिया का सिचुएशन क्या कह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल तक इंडिया में रुके और पूरे इंडिया में घूमते रहे। कब आए, जनवरी 1950 में आए, 15 में आए, और इंडिया के अंदर उन्होंने अलग अलग जगह पर अपना घूमने लगे। इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रेवलिंग किया, पूरा अलग अलग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट, ऊपर नीचे, कश्मीर से कन्याकुमारी, उड़ीसा से लेकर लाहौर तक, सब जगह वो घूम डाले कि इंडिया का। फिर उनको क्या लगा कि जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट है वो केवल बड़े लोगों तक पहुंचा हुआ है। तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है वो छोटे लोगों तक भी पहुंचे, यानी जो मजदूर हैं, किसान हैं, पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, इन सब तक भी क्या पहुँचे। ये सब भी लोग क्या करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़े। तो उन्होंने अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट में जोड़ने का क्या ले लिया, संकल्प ले लिया। किसको जोड़ने का, लोअर क्लास ऑफ द पीपल। और ले तो लिया। अब उनका एक स्पीच हुआ था, फेमस स्पीच, कहाँ हुआ था, BHU में। BHU का मालूम होगा आप, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने बनाया था, मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा। तो वहाँ पर उनका एक ऑर्गेनाइजिंग स्पीच चल रहा था 1915 के लास्ट में और मे बी 1916 के फर्स्ट में।
तो उस स्पीच के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या कहा, उनका नंबर आया था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग थे कांग्रेस के। अब कौन कौन से थे वो हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है एनी बेसेंट थे, जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस वाज देयर, तो नहीं सुभाष चंद्र बोस भी थे। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था। महात्मा गांधी को क्यों बुलाया गया था आप सबको मालूम है, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। तो लोग उनसे भी सोचा कि इनको भी बुला लेते हैं, अच्छा स्पीकर है, बुला लिया। और महात्मा गांधी को कहा कि अब तो आप बोलिए, दिस इज़ नाउ योर टर्न टू स्पीक। और रेफरेंस टू द ऑडियंस, उन्होंने अपनी ऑडियंस को रेफ़र करने के लिए उन्होंने बोला कि आप अब मैं ऑडियंस के सामने बोलता हूँ। और जब उन्होंने बोला, क्या बोला, गांधी फर्स्टली एड्रेस द कॉन्फ्रेंस इन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इट वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड नोबल पर्सन ऑफ कंट्री। अब उन महात्मा गांधी ने बोला तो देखा, लेकिन वहाँ पर क्या था, सब बड़े बड़े लोग थे, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी बहुत बड़े बड़े लीडर्स, महात्मा एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी, वाह, सो बहुत ऊंचे लेवल के लीडर्स थे इंडिया के, पॉलिटिकल लीडर्स जो फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, बड़े बड़े। उनके बीच में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो मीटिंग हुई है, वो केवल और केवल किन लोगों का है, बड़े बड़े लीडर्स का है। और जो रिच पर्सन्स थे कंट्री के, जो सबसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मीन के मालिक, उन लोगों का समिट है। अब क्वेश्चन होता है कि केवल ज़मीन, बड़े बड़े लीडर्स का तो समझे, पॉलिटिकल लीडर का, ज़मीन के मालिकों का वहाँ क्या काम था। वो था BHU का, क्या था, BHU का जो ओपनिंग सेरेमनी होता है, ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, ये सब लोग थे। अब ओपनिंग हुआ तो बनाया भी होगा, तो बनाने के लिए जो डोनेशन दिया था वो किन्होंने दिया था, इन्हीं रिच पर्सन ने दिया था, रिच पीपल ने दिया। अब इन रिच पीपल ने इनको जो दिया पैसा, इसलिए इनको भी बुलाना जरूरी था। अब महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि गांधी ने बोला कि ही कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स बाय ए गॉर्जियस, उन्होंने बोला कि एक बहुत सुंदर आलीशान, मज़ा आ गया, ऐसा सुंदर शो है ये, इसको देखने के लिए। लेकिन फिर ही अगले पल उन्होंने क्या बोला कि भले ही ये इतना सुंदर है, लेकिन इसके अंदर जो मेन इंडिया की जो नींव है, इंडिया की जो वॉल है, जो इंडिया की मेन जो दीवार है, वो कौन है, पीजेंट्स हैं। अब वो पीजेंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनको एब्सेंट दिख रहे। क्या बोला, बट सब्सिक्वेंटली ही ऑल्सो सेड दैट अमॉन्ग द रिच पर्सन द मिलियन पुअर्स आर एब्सेंट हियर। करोड़ों यानी इतने 100,000 लोगों, अमीर आदमियों के बीच जो लाखों इंडियंस, जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो तो एब्सेंट हैं। तो आप लोग किसको ज्ञान देना चाह रहे हैं? इन लोगों के पास तो पहले से ही ज्ञान है, ये लोग तो पहले से ही जुड़े हैं, बड़े बड़े रिच पर्सन और ये पॉलिटिकल लीडर्स तो जुड़े हुए हैं। तो हम लोग किसको जोड़ना चाह रहे हैं उसके अंदर? तो जुड़े हुए लोग हैं, क्यों सबमिट कर रहे हैं, काम करो। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो गरीब लोग हैं, मिलियंस पुअर पीपल, लेबर क्लास के लोग, ये यहाँ पर एब्सेंट है। उन्होंने सीधा बोला तो सब लोग चौंक गए कि क्या बोला। देखो इसके अंदर पढ़ते, मैंने इस बुक का स्क्रीनशॉट लिया। BHU ऑल्सो प्रेजेंट were important leaders of the Congress such as Annie Besant. Compared to these dignitaries, Gandhi was relatively unknown. He had been invited on account of his work in South Africa rather than his status within India. When his turn came to speak, Gandhi charged the Indian elite with a lack of concern for the laboring poor. उन्होंने सीधा क्या किया था, लेबरिंग पुअर के लिए उन्होंने उनको कंसर्न बताया था कि आप लोगों को लेबरिंग लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, अपना पेट नहीं भरना, हमको उन लेबर क्लास के लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। द ओपनिंग ऑफ द BHU का ओपनिंग था, तो लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े लोग आए थे। ही सेड सर्टेनली अ मोस्ट गोरेजियस शो, बट ही वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द richly bedecked noblemen present the millions of the poor Indians who were absent. यानी इन चमचमाते चेहरों के अंदर, इन चमचमाते लोगों के बीच में, ये जो देश का जो गरीब इंसान है, पुअर लोग हैं, द मिलियन पुअर्स फेसेस आर एब्सेंट हियर। ये गरीब पुअर लेबर क्लास के जो फेस हैं वो नहीं दिख रहे मेरे को। इन ग्लोरियस फेसेस के बीच में जो काले लोग हैं, सुंदर सुंदर चेहरों के बीच में वो जो खराब जो चेहरे हैं वो मेरे को नहीं दिख रहे।
और जब तक वो चेहरे नहीं दिखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट कुड नॉट बी सक्सेसफुल एट एनी लेवल। तो उन्होंने क्या बोला, अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना तो उन लोगों को ऐड करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला, हु वर एब्सेंट, गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज्ड invites that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold trust of your countrymen in India. There can be no spirit of self-government about us, he went on. If we take away or allow others to take away from these peasants almost the whole of the results of their labor, our salvation can only come through the farmer. Neither the lawyers nor the doctors nor the rich landlords are going to secure it. उन्होंने क्या बोला कि अगर हमको आज़ादी लेनी है तो केवल और केवल देश का किसान, देश का गरीब, देश का मजदूर हमको दिला सकता है। और अगर आपने जो गले में यू आर वियरिंग टू मच ज्वेलरीज ऑन योर नेक है, सो आपको इंडिया के गरीबों के अंदर इनको बेचना होगा। उन लोगों को आपको खाना पानी दो, उनको दाना पानी दो, आपके लिए काम करेंगे। अब वही फार्मर्स एंड पीजेंट्स आर वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स। अगर उनको अपने लिए काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा और इंडिया का पैसा इंडिया में मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया को सेल्वेशन और इंडिया को फ्रीडम चाहिए तो केवल और केवल किससे मिल सकता है, इंडिया के फार्मर्स और पीजेंट से और लेबर से, और किसी से नहीं। कोई बड़े बड़े लॉयर्स डॉक्टर्स इंडिया को फ्रीडम नहीं दिला सकते। अब उन्होंने एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, गांधीज थॉट अबाउट इंडियन नेशनलिज्म। गांधी आ तो गए थे, उन्होंने उनका एक फिक्स सोच था किसके बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। गांधी जी क्या कहते थे कि भारत का जो नेशनलिज्म है वो कैसा नेशनलिज्म है। उन्होंने बोला है, क्या बोला है, गांधी स्पोक इन बनारस इन 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद एक बार और गांधी बनारस में बोले, गांधी स्पोक इन बनारस इन 1916 दैट द इंडियन नेशनलिज्म इन एन इलाइट फिनोमिना। यानी जो इंडिया का जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद जो इंडिया का है, इंडियन नेशनलिज्म जो है वो केवल इलाइट फिनोमिना है। इलाइट फिनोमिना मतलब, फिनोमिना तो है, एक प्रोसेस है, चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब कौन है, इलाइट लोग हैं, यानी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इलाइट्स समझते हैं हमने, इलिट जो हम लोग पढ़े हैं, जो नोबल, क्लर्जी, नोबल्स जो हमने 3 ऑर्डर्स पढ़े ना लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, नोबल, क्लर्जी और पीजेंट्री। तो जो क्लर्जी तो होंगे नहीं, बट जो नोबल्स जो थे उन लोगों का ग्रुप है ये नेशनल मूवमेंट। इसमें अंदर गरीब या किसान या मजदूर लोग इसमें काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला कि जब तक पुअर्स और पीजेंट्स और फार्मर्स इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ते हैं, यू कुड नॉट और योर इंडियन नेशनल मूवमेंट कुड नॉट बी सक्सेसफुल एट एनी पॉइंट। कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है अनटिल द लेबर क्लास और द फार्मर क्लास पीपल हैव नॉट जॉइंड इट। इट इज़ क्रिएशन ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, रिच पर्सन ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छा है, मान रहा हूँ, लेकिन ये किसका कलेक्शन है, क्रिएशन है। इसके अंदर लॉयर्स भरे पड़े, इसके अंदर डॉक्टर्स भरे पड़े और बड़े बड़े अमीर लोग पड़े, और कोई लोग नहीं, इसमें गरीब लोग नहीं हैं। रिच पर्सनस, लॉयर्स और डॉक्टर्स का बना हुआ क्रिएशन। ही इंटेंड टू इन द नेशनल मूवमेंट एज ए होल इंडियन पीपल। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इसको बढ़ाना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी को भी इसके अंदर ऐड करना होगा। ही वांटेड टू ऐड द पीजेंट्स एंड लेबर एज वेल इन द मूवमेंट। अब उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया। 1915 से 1916 एक साल घूम लिए। अब उन्होंने कहा कि अब मेरे को मैदान में उतरना चाहिए। उतरते पहले उन्होंने 2 रन निकाले, सीधा उन्होंने 6 नहीं लगाया। क्या किया उन्होंने, 2 रन निकाल लिए। कैसे निकाले, एक मूवमेंट किया, चंपारण का मूवमेंट था, बहुत फेमस मूवमेंट है। 1916 में क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी डिड ए मूवमेंट इन चंपारण इन 1916। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के अंदर, आपका CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है फाइनल, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया चंपारण का मूवमेंट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। क्यों हुआ था ये भी ध्यान लीजिए कि क्या होता है कि इंडिगो फार्मर्स, चंपारण का है बिहार में। अब बिहार में किसका एग्रीकल्चर होता था, इंडिगो समझते हो क्या होता है, नील, जो हमारे कपड़ों पर हम जो लगाते हैं ना, नीले रंग की जो शाई आती है, हमारे पेन में जो इंक भरी जाती है, उसको इंडिगो बोलते। कपड़े पे लगाने वाली इंडिगो को मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है। तो इंडिगो की क्या होती थी, एग्रीकल्चर खेती होती थी वहाँ पर।
अब इंडिगो की खेती करने वालों के जो मालिक होते थे, फार्मर्स के जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, जो जिनके फार्म हाउस होते थे, जिनके फार्म में वो खेती करते थे, अब खेती करने वालों को खेती तो करवा दी है उन लोगों से, अब उनसे क्या होता था कि अपना मनमाना प्राइस उनसे ले लेते थे। कि उन्होंने बोला कि चलो आपने 50 किलो 15 kgs क्या किया है, 50 kgs उसने क्या किया, इंडिगो उगाया है, तो हम इसका रेट ले रहे हैं आपसे 20 रुपये पर किलो, ठीक है, 20 रुपये पर kg। अब उनको उगाने वाले को कितने में पड़ा है, वो 50-30 रुपये तो उगाने वाले को लग गए और उनको दे कितने में, 20 रुपये में, और बेच कितने रुपये में रहे, 80 रुपये में। तो इतना सारा डिफरेंस वो क्रिएट करते थे, तो वो लोग परेशान हो गए थे। और एक क्या किया था उन्होंने, बॉन्ड भरवा लिए थे। बॉन्ड समझते एक फिक्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था कि आप लोग ज़िंदगी भर इस खेतों पर क्या करोगे, केवल और केवल क्या उगाओगे, इंडिगो, नन अदर क्रॉप यू कैन ग्रो हियर। कोई भी दूसरी क्रॉप, कोई भी दूसरी हार्वेस्टिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली इंडिगो, केवल और केवल इंडिगो यहाँ पर आपको उगाना है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनसे सबसे जो वहाँ के फार्मर्स परेशान थे, तो उन्होंने सीधा महात्मा गांधी से कॉन्टेक्ट किया। महात्मा गांधी अपने साथ 2 जनों को, रामचंद्र शुक्ल और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके कहाँ चले गए, बिहार के चंपारण में। और चंपारण में जाके उन्होंने अपना 2 रन का जो प्रोजेक्ट था, वो 2 रन का प्रोजेक्ट निकाले, एक मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट के अंदर जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स थे वो सब, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने दिसंबर 1916 में उनसे इंडिगो के जो लैंड लॉर्ड्स थे उनसे लड़े और उनको उनका अधिकार दिला दिया। फिर उनको क्या छुट्टी मिल गई कि वो लोग अपने हिसाब से कोई भी खेती कर सकते हैं, उनको प्राइस उनके अनुसार मिलना चाहिए, और उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। तो ये महात्मा गांधी ने एक चंपारण का मूवमेंट किया। महात्मा गांधी ने कुछ और मूवमेंट किए, जैसे नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, खेड़ा, अहमदाबाद, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। नाउ हमारी अगली क्लास ट्यूसडे को होगी हिस्ट्री की। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अभी स्कूल खुलने में टाइम है, तो आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, और ध्यान रहिएगा कि मोबाइल पर केवल पढ़ाई करनी है, पबजी, टिकटॉक या यूट्यूब जैसे फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।